खतरों से खेलते हैं, मतलब खतरों के खिलाड़ी हो। बस इसीलिए मैं केमिस्ट्री से दूर ही रहा। ओके। चलो, हर चीज सीखना और हर एक चीज का अपना फन है। डर में भी एक फन होता है कई बार, है ना। डर में भी एक फन होता है, बाद में सोचते हो यार कितना डरते थे हम। ओके, चलो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर प्रोबेबिलिटी। एक तरीके से प्रोबेबिलिटी की जर्नी आज शुरू करेंगे। कल इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया, घूम फिर के इंट्रोडक्टरी पार्ट एक ही टॉपिक के इर्द गिर्द घूम रहा है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्रोवाइडेड दैट एट एंड अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। कुछ हो चुका है तो अब कैसे प्रोबेबिलिटी निकाले, उसको डिनोट कराते हैं अपन जनरली ई ऑन एफ से। और उसका फॉर्मूला हमने सीखा था ई ऑन एफ। मैं पता है क्या करता हूँ आपको, आप ऐसे लिखो ही मत। आप ऐसे ऐसे लिखो ही मत, आप इसको ई बाय एफ मानोगे, है ना। आप ऐसे इसे स्लैश लगा के लिखो, है ना। स्लैश लगा के लिखने का फायदा है कि आप है ना उसको ई बाय एफ नहीं मानोगे ना, अपना माइंड ई ऑन एफ ही मानेगा उसको, है ना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, बोलना जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो ये फॉर्मूला है, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो तो पी की जगह एन हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ऊपर वाले केस में वो ई इंटरसेक्शन एफ और एफ एक इवेंट्स है, नीचे वाले केस में ये सेट्स हैं। ये सेट्स के एलिमेंट्स हैं और वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, ऑथेंटिकेटेड फॉर्मूला फिर भी मैं कहूंगा यही वाला होगा, बिकॉज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी। अब वो क्वेश्चन ऐसा कुछ गिवन है कि वो बन जाता है, वो एक अलग बात है ना। तो अगर आपका दोनों ऑप्शन हो तो यू शुड प्रेफर द फर्स्ट फॉर्मूला, पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ऑफ एफ। वन मोर थिंग, भाई एक से लेके 100 तक की गिनती गिन ली तो क्या 100 से लेके वापस एक तक की गिनती नहीं गिनवाएगा क्या, उल्टा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इस पूरे फॉर्मूले में तीन कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन। इन तीन में से कोई भी वो दो देखकर तीसरा पूछेगा, उसका हक बनता है। यू कैन नॉट डिनाई कि ये चीटिंग क्यों कर रहा है। ठीक है ना, ये चीटिंग वो कभी भी कर सकता है और हमेशा से करिए, उसने बाकी क्वेश्चंस में बाकी टॉपिक्स में भी करी। ठीक है, तो इसमें भी कर ले भाई, इसमें भी क्यों छोड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे शुरू में। गिवन दैट ई एन एफ आर इवन सच दैट ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, सीधे ई ऑन एफ पूछा है और एफ ऑन ई पूछा है। तो हम पहले तो इट इज गिवन दैट, आपको क्या क्या दे रहे हैं, इट इज गिवन दैट, जो जो दे रखा है वो लिख दो। इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। पहली एक्सरसाइज काफी सरल है, जो असली कॉम्प्लिकेशंस, एक्चुअली क्या चैप्टर ऐसा है कि इसमें है ना आपको हर एक्सरसाइज इजी लगेगी जब वो चल रही है। जब वो चल रही है ना तो हर एक्सरसाइज इजी लगेगी, बट आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। मतलब हमको लग रहा है सब सही है, यस वी आर इन कंट्रोल, और फिर जब ओवरऑल देखेंगे तो लगेगा यार ये तो पता नहीं क्या हो गया। तो मतलब इसलिए आपको बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट पे रहकर ध्यान से फोकस करना है ना। जैसे मैं अगली एक्सरसाइज पे आ जाऊं, अभी तो पहली एक्सरसाइज से चल रही है, तो अगली एक्सरसाइज से कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि आपको पुराने कॉन्सेप्ट से भी उसको कनेक्ट करते हुए चलना है। अगर आप उसी में घुसे रहे तो फिर ओवरऑल जब आओगे ना तब आपको लगेगा कि सब एक जैसा है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है इस चैप्टर में कि क्वेश्चन पिक नहीं हो पाता कि 13.1 का है कि 2 का है कि 3 का है। आइडेंटिफाई नहीं होता कॉन्सेप्ट कौन सा लगाऊं, मैं कंडीशनल लगाऊं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाऊं कि क्या लगाऊं, कि की बेस थ्योरम लगाऊं कि टोटल प्रोबेबिलिटी लगाऊं। तीनों चारों कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको पिछले कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते हुए चलना है, बस ये याद रखना है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ क्या है, 0.2। तो नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ फर्स्ट ऑफ ऑल, और ई ऑन एफ के बाद एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई, है ना, एफ ऑन ई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ई ऑफ एन बाय फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और बाय फॉर्मूला ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू, हाँ ई तो है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कॉम्यूटेटिव होता है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही होता है, तो ये और दोनों सेम है, सेम सेट्स हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी। ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6, तो 1/3 हो जाएगा। अच्छा 0.3 नीचे, 0.3 तो 2/3 हो जाएगा आंसर। और इधर आओ, एफ इंटरसेक्शन और ये दोनों सेम है, चाहो तो अब अगले स्टेप में इसको ऐसा करके लिख देना, भाई कंफ्यूजन हो, पहला इक्वेशन है तो ये दोनों सेम है ना, कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6, दैट इज आंसर इज 1/3। चेक करो, 2/3 1/3। चलें आगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। चलो अब इनडायरेक्ट शुरू कर देगा शायद अगले या 2-3 क्वेश्चन के बाद। देखो अब आपको ए ऑन बी निकालना है, बी दे रखा है इंटर, तो इस डायरेक्ट क्वेश्चन है तो
तो करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, इसमें डायरेक्ट ज्यादा गिवन पॉइंट्स मत डालो। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी 0.32 डिवाइड बाय 0.5। सॉल्व कैसे करोगे इसको? मैं 32/50 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, बोलो खुशी। ओके, सो काट पीट के ये हो जाता है 0.64, या तो 0.64 लिख दो या फिर 16/25। देखो किस फॉर्म में आंसर है। 0.64 कैसे डबल कर दो इसका, 64/100, 0.64 कैसे भी कर लो। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये चीटिंग करना स्टार्ट कर देगा कुछ और देकर। देखो इसने पहले में तो ए ऑन बी ऑन ए दे दिया। अब देखो ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि बी ऑन ए देके ए ऑन बी पूछना, और ए ऑन बी देकर बी ऑन ए पूछना। भाई ए हो गया तो बी की संभावना बता, और बी हो गया तो ए की संभावना बता। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है भाई, तनिष आ चुका है ट्यूशन, तो अब बताओ खुशी आएगी ट्यूशन की नहीं आएगी, इसकी संभावना बताओ। मान लो दोनों में लड़ाई है गहरी, है ना, जानी दुश्मन जैसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, 36 का आंकड़ा। तो और मान लो फिर भाई तनिष चलो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, कूल है, ठीक है, तो अगर खुशी आ गई तो तनिष वैसे तो नहीं आएगा, बट हाँ थोड़ा सा कूल है तो ठीक है, 50% चांसेस है कि आ सकता है। लेकिन अगर तनिष आ चुका है तो मान लो खुशी कट्टर है, तो वो तो 100% प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। तो लेट्स से ऐसे इवेंट्स हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, है ना। ये तो चलो एक मजाक था, बट आप इमेजिन करो ऐसे जैसे आप ना केमिकल रिएक्शन ही कर रहे हो, तो इससे प्रोबेबिलिटी वहां बन सकती है ना कि अगर ये हो गया तो अब ये रिजल्ट होने के चांसेस हैं या नहीं है। तो ये बहुत जगह काम आती है। अभी तो अपन इसको फन वे में सीख रहे हैं, बट ये प्रैक्टिकली काम आती है आगे चल के अगर आप एक्सप्लोर करो तो। ठीक है, नाउ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए चाहिए। तो बी ऑन ए को, बी ऑन ए गिवन एक्चुअली, तो पहले तो आप गिवन पॉइंट डाल देना, हियर इट इज गिवन दैट दिस दिस एंड दिस इज गिवन। तो अब मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूं बेटा। तो बी ऑन ए को एक्सप्लोर करूंगा तो क्या लिखूंगा, बी इंटरसेक्शन ए। एक बार तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा करो जैसा सेट होता है। तो बी ऑन ए को बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। और एक्चुअली ये गिवन है, ये निकालना नहीं है, ये तो गिवन है 0.4 गिवन। फाइन, चलिए नाउ व्हाट, इन दोनों में से भी एक चीज गिवन है, पी ऑन ए चेक करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ही तो मिसिंग हुआ बस, और क्या मिसिंग हुआ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुआ, क्या हुआ, 0.8 इक्वल टू 0.4। सो फ्रॉम हेयर ऑन देखो बी इंटरसेक्शन ए को मैं ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूं सिंस दे आर कम्यूटेटिव, और 0.8 इंटू 0.4 यानी 0.32। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ही हो गया। देखो पहले क्वेश्चन में उसने इंटरसेक्शन बी पूछा था, उल्टा क्वेश्चन पूछा था, तीन में से एक एलिमेंट, दो एलिमेंट देके तीसरा पूछ लिया था। बताओ कोई डाउट है पहले क्वेश्चन के लिए? अब दूसरा क्वेश्चन देखो उसने ए ऑन बी पूछ लिया, तो ए ऑन बी अब मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला सेट करना एक बार। ठीक है, कल तक मेरे पास ये मिसिंग था लेकिन आज है। तो ऐसे क्वेश्चन हम मैथ्स में जनरली करते हैं कि तीन चार पार्ट्स होते हैं ना, तो दूसरे पार्ट के आंसर के लिए पहले पार्ट का आंसर करना पड़ता है, तीसरे पार्ट के लिए दूसरे, तो हर एक पार्ट अगले पार्ट को हेल्प करता है। तो ये पार्ट इसको हेल्प कर रहा है कि ले मैं तेरे लिए 0.32 ले आया हूँ, कल तक तेरे पास नहीं था। यानी क्वेश्चन नंबर 2 आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये पहले आपको फर्स्ट करना ही पड़ेगा, डिपेंड कर रहा है उस पर। ठीक है, सो इट विल बी लाइक 0.32 हम निकाल चुके हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो वैसे गिवन थी 0.5, आंसर वही आ गया 16/25 या 0.64 कैसे भी कर लो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कैसे भी कर लो। अब तीसरा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहां देखते हैं अपन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का हमने कल जाते जाते एक प्रॉपर्टी फॉर्म में थर्ड प्रॉपर्टी सीखी है, याद है? नहीं थर्ड प्रॉपर्टी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है ना। ए यूनियन बी ऑन एफ होता, ऑन एफ होता तो ये थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ, सेकंड नहीं थर्ड, हाँ थर्ड, हाँ सेकंड से सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाता। बट ये तो आपका 11th क्लास का ही कॉन्सेप्ट हो गया। 11th क्लास में हमने सीखा था ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। अच्छा ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला वैसे तो हमने क्लास 11th में सीखा था। ये फॉर्मूला ऐसे आया कि हमको ये तो सेट थ्योरी कहती है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये तो प्रूव करा ही हमने सेट थ्योरी में, वेन डायग्राम वगैरह बना के। अब आप टोटल इक्वेशन को एन ऑफ एस से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो अब आप अलग अलग करोगे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, this divided by this probability of A, this divided by this probability of B, and this divided by this probability of A। समझ आया?
तो यहाँ से फॉर्मूला बन के आया, हमको डिराइव नहीं करना, हमको सीधे लिखना है। ठीक है चलो फाइन, आ जाओ। हाँ बहुत सारे थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, और ए इंटरसेक्शन भी हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन ने आंसर दिया ही है इसका 0.32। तो 8 और 5 1.3 हो जाएगा, 1.30 हो जाएगा, माइनस 0.32 तो 0.98। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन वन, लेकिन इन बिटवीन ए क्वेश्चन किसी दो प्रोबेबिलिटी का सम 1 से ग्रेटर आ जाए तो घबरा मत जाना। जैसे अभी इसका देखो सम, इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम 1.30 आ गया ना, तो अभी आगे हो रहा है ना सॉल्व, अभी आगे हो रहा है, चिंता क्यों करते हो आप, है ना। फाइनल आंसर थोड़ा ना 1 से बड़ा है आपका, किसी इवेंट को होने की संभावना 1 से। अब वो सीधे सीधे ऐसे कहता है फाइंड द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस दिस, तब वो एक अलग बात है। लेकिन किसी भी घटना, कोई भी प्रैक्टिकली कोई घटना कह दे कि आप आना कहो कि इस घटना के होने के चांसेस क्या है, कोई भी घटना के फॉर्म में वो डिफाइन करे, किसी इवेंट को डिफाइन करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, तो फाइनल आंसर 1 से बड़ा नहीं आएगा ना, अगर इवेंट के फॉर्म में वो डिफाइंड है तो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ वन। इवेलुएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, हमको उसका यूज करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का दोगुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, और ये दोनों मिला के 5/13 है। तो यहां से एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो क्लियर हो गई, क्या 5/13, एंड ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 5/13 है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, तो दोनों क्लियर है, तो घुमा फिरा के दे रहा है। और उसके बाद क्या, आपको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ए ऑन बी की दे रखी है, बस इंटरसेक्शन निकाल के फिर यूनियन वाले फॉर्मूला में लगा देंगे। 2/5, ये क्या देगी 2/5, तो जो चीज दे रखी है उसको एक्सप्लोर कर लूं मैं, हमको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, होती क्या है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी, और ये गिवन है कितना 2/5 गिवन। ओके फाइन, अब जो जो चीजें पता है हमको, देखो ए इंटरसेक्शन भी तो पता करना है, तो पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वहां से निकाल ही लिया मैंने, क्या है 5/13, और इक्वल टू व्हाट 2/5, तो इंप्लाय करेगा यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकल जाएगी 5/13 इंटू 2/5, 5 से 5 गया ना, 5 से 5 गया, 2/13 आया। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ गई, बट उसने तो ए यूनियन बी की पूछ ली, तो अभी अभी हमने लगाया फॉर्मूला, अभी अभी ने लगाया, वापस से लगा दो। So probability of A union B will be equal to probability of A B A intersection B। अच्छा, ये फॉर्मूला यहीं तक सीमित रह जाता है अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, कल सीखा है, वो जीरो हो जाता है ना अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन है 5/26, और बी की 5/13, और इसकी 2/13, तो 26 एलसीएम आ गया, हाँ सॉरी माइनस, -2/13, तो 26 एलसीएम आएगा, क्या बनता है 5 + 10 - 4, 5 + 10 यानी 15, 15 - 4 यानी 11, 11/26, देखो आंसर डन। तो अभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ रहे हैं, और इस एक्सरसाइज में है ही करीब करीब डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। अगली जो चीज शुरू होगी वो, मतलब जो मेन चीज शुरू होगी आपकी 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू होगी, जहां से कॉम्प्लिकेशन बनना शुरू होगी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, क्या इतने क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन एक ही दो नंबर में आ सकते हैं। हाँ, और इसके भी अभी वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, छठे क्वेश्चन से देखो, लेकिन 6 क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई, कॉइन को टॉस किया, ये किया वो किया, वो 6 क्वेश्चन से चालू हो रहे हैं ना, चिंता क्यों कर रहे हो, अभी 5th तक ही तो है, इतनी इजी है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी गिवन, ए यूनियन बी गिवन, ए यूनियन बी गिवन, तो पहले तो ए इंटरसेक्शन भी निकालो, तो ए यूनियन बी को एक्सप्लोर कर दो, क्या होता है, जाओ, टुनटुनिया बुला रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कौन खेल रहा है, अच्छा, अब किसी दिन खुली मिल गई तो ले जाएंगे क्या, मजा आता है हाँ। बुलाना भी देखें, 11th वाले कौन है, 6/11 प्लस 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, देखो ये इधर ये इधर है ना, तो 6 + 5 11/11,
-7/11, तो 4/11। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर चेक करो। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ठीक है। अब ए ऑन बी, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की अभी अभी निकाल ली, 4/11 डिवाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी की वन है, कहाँ है, 5/11। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गए, 4/5। ठीक है, डन। ठीक है। अच्छा एक चलो एक बार ये कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वो चीज बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में उसको बी ऑन ए चाहिए, तो बी ऑन ए में बी इंटरसेक्शन ए, जो कि अल्टीमेटली ए इंटरसेक्शन बी ए बता चुके हैं, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो वही 4/11, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, 4/11 नीचे क्या आ जाएगा, कहाँ है, 6/11। सो 11 से 11 2/3 आंसर। ठीक है, 4/6 यानी कि 2/3, तीनों आंसर मैच कर गए। अच्छा अब सुनो, सपोज करो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको ए के गिवन है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको ए इंटरसेक्शन बी के गिवन है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बी के भी गिवन है। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी चाहिए, क्या चाहिए, ए ऑन बी क्या होती है। अब आपको ना तो ये गिवन ना ये गिवन, आपको तो नंबर और मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस पी गिवन, ये तीन चीजें गिवन। तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को एक्सप्लोर करोगे, तो क्या बनेगा, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस डिवाइडेड बाय यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। अब कायदे से तो देखो ये इससे कट गया, और आंसर तो दिस डिवाइडेड बाय दिस ही आ रहा है, आ रहा है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी का है। अच्छा दूसरी बात, एक और चीज है यहाँ पे, अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं ना क्वेश्चंस की, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है कि शायद फॉर्मूला यही है, और वो आगे चल के बड़ी दिक्कत देता है। अभी जब अपन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी सेकंड एक्सटेंशन सीखेंगे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला अगर याद है और प्रैक्टिस में है, तो उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में हेल्प मिलेगी। और अगर नंबर डिवाइडेड बाय नंबर वाला याद कर लिया, तो इसको काट के और ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया, तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं बिल्ड हो पाएगा आगे। तो आप प्रैक्टिस ही मत करो। अब बिल्कुल रेयर चांस में जहां जरूरत है ही सही, जैसे मान लो सपोज करो, इधर आओ, देखो अगर आपको ये चीज गिवन है और ये चीज गिवन है, तो आप ये निकाल लोगे, और फिर इसकी और इसकी मदद से आप ये निकालोगे। लेकिन अगर आपको ये चीज गिवन ही नहीं है, अब तो एक ही तरीका है, इसको इससे डिवाइड करना। ठीक है, तो रेयर बिल्कुल लास्ट ऑप्शन मानो इसको इससे डिवाइड करके निकालने का, नहीं तो हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी, नॉट नंबर डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, चले आगे। चलो तो अब वर्ड प्रॉब्लम शुरू होती है यहां से, देखते हैं। A coin is tossed 3 times. First of all मुझे बताओ, क्लास 10 से सीखते आ रहे हैं कि अगर a coin is tossed 3 times, तो what will be the samples। आप लिख देना 8 outcomes, आप ऊपर लिख देना here a random experiment is given of tossing a coin 3 times, so sample space will be, बताओ, HHH, then THH, then H अब H को बीच में ले आओ, THT अब लास्ट में ले जाओ, TH और लास्ट में TTT। ठीक है, और सैंपल स्पेस को हम कर्ली ब्रेसेस में, क्योंकि सेट है ये ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी। क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन दे नहीं रखा कंप्लीट, यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड ई ऑन एफ, फाइंड ई ऑन एफ, सब दो, हर एक क्वेश्चन में आपको ई ऑन एफ निकालना है, 3 क्वेश्चन है ना। तो ई ऑन एफ निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए की जरूरत पड़ती है, इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये दो चीजों की जरूरत पड़ती है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, और ई इंटरसेक्शन एफ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई भी चाहिए, क्योंकि तभी तो इंटरसेक्शन बनाओगे, आप कॉमन एलिमेंट्स कैसे छांटोगे। कुल मिला के आपको ई और एफ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। अब हमारे पास इवेंट्स कैसे डिफाइंड है, हम ऐसे एक लाइन लिख देंगे, नाउ द इवेंट्स ई एंड एफ आर डिफाइंड एज, ई का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, हेड ऑन द थर्ड टोस, हेड ऑन थर्ड टोस, ऐसे लिख देंगे हम। और एफ कैसे डिफाइंड है, क्या लिखा है बताना, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टोस, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। कोई डाउट नहीं यहां तक।
चलो, तो इसके बिहाफ पे, इसके हिसाब से हम ई इवेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स छांट रहे हैं ऊपर में से। करो, पिक करो। हेड ऑन द थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पे हेड आना चाहिए। 1 2 3, दैट्स इट। और ये 4, 4 कैसे सेलेक्ट होंगे बोलो? तो बोलो एच एच एच, आगे बोलो एच टी एच, टी डबल एच, टी टी एच। ठीक है, वेरी गुड। एंड बेस्ड ऑन दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ भी सोचो, यानी कि हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, फर्स्ट टू टॉसेस में हेड आना चाहिए, थर्ड में कुछ भी है मतलब नहीं है, तो एच 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 इसमें भी आएगा और एच एच टी भी इसमें आएगा, बस और कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए होगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ के भी पिक्स करो एलिमेंट्स। वो कैसे पिक होंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो एक ही एलिमेंट कॉमन है और तो कोई कॉमन है नहीं, ट्रिपल एच। तो यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। नाउ व्हाट? अब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके निकालोगे? आपको ई के निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ और एफ का काम है, समझ गए ना? तो यहां से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ निकाल लो, कितने हुए? 2। और यहां से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो बच्चे, कितने हुए? 1। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस आप ऊपर ही निकाल लेना, स्टार्ट करते ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने हो जाएंगे? अगर कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो 1 के 2 आउटकम्स, 2 इंटू 2 परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखा है हमने। ठीक है, 8 डन। अब आप क्या करो, ये निकाल लिया ना आपने, तो यहां से मैंने अभी अभी क्या कहा? प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी करो, है ना? नंबर डिवाइडेड, वैसे तो आंसर आपको पता है 1/2 आंसर है, वैसे तो आंसर पता है आपको, नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ही आंसर है, क्योंकि एन ऑफ एस कट जाएगा। बट अगर आपको एन ऑफ एस निकालना पॉसिबल है, जो कि है, तो आप प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी से ही लिखेंगे, आप रिस्क नहीं लेंगे। सो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, दैट मींस एफ के एलिमेंट्स हैं 2 और ये 8, यानी कि 1/4। और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, जो कि 1/8, 8 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। नाउ अब निकालेंगे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, तो अब तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, और दोनों निकाल चुके हो आप, बस पुट करना है आपको वैल्यूज को। तो इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या निकाली थी आपने? 1/8 इंटू उसको 2/8 लिख देना, तो 8 से 8 कट के 1/2 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन करने का तरीका अच्छे से? अभी भी मैंने कुछ स्टेप्स मिस करी है, जैसे स्टार्टिंग में लिखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट गिवन है, इवेंट्स ऐसे गिवन है ना, ये छोटी मोटी स्टेप्स मिस करी। ठीक है, अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपने फॉर्मूला बेस से कर लिया, आप अब उसको जनरल कॉमन सेंस से भी कनेक्ट करो, तो आगे के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको मदद होगी। बस प्रॉब्लम यही है कि इधर वाले फर्स्ट एक्सरसाइज को बच्चे फॉर्मूला बेस करके छोड़ के आ जाते हैं, और फिर उसको अगले एक्सरसाइज में जब पहुंचते तो वहां तो कॉमन सेंस लगता है, लॉजिक लगता है। तो पहली एक्सरसाइज को तो लॉजिक से किया ही नहीं आपने सॉल्व, बस 1/2 से 1/2 काटा, ये काटा वो काटा, बस मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आ गए। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ तो हो चुका है, यानी पहले 2 टॉसेस पे तो हेड आ चुका है, ये तो कंफर्म है कि आएगा। अब बताओ क्या चांसेस है कि तीसरे पर भी हेड है? तो पहले 2 टॉसेस पे तो हेड आ चुका है, हटाओ उसको, तो अब तीसरे टॉस पे हेड या टेल 2 ही आ सकते हैं, तो 1/2 आंसर। नहीं, आधी प्रोबेबिलिटी हुई ना भाई, आपके पास ये 8 आउटकम्स है, आपको एफ तो हो चुका है, एफ हो चुका है, दैट मीन्स पहले 2 टॉसेस पे तो टेल हेड आ चुका है, यानी कि ये हो चुका है और ये हो चुका है। अब आपका जो सैंपल स्पेस श्रिंक होके इतना सही रह गया, उसको देखना ही नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा, क्या हो चुका है, ये हो चुका है, तो अब उनको देखना ही नहीं कि उनमें किसी में भी पहले 2 टॉसेस में हेड नहीं आ रहा। अब यही रह गया मेरा, पहली दुनिया ये रह गई, बड़ी थी अब छोटी हो गई। इसमें से बताओ तीसरे पे हेड आने के चांसेस, तो 2 में से 1, 1/2 आंसर। ये कॉमन सेंस से आपको कनेक्ट अभी से करके चलना पड़ेगा, समझ गए क्या? अब सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन से भी करेंगे, थोड़ा सा मैं अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम को छोटा कर दूंगा और कॉमन सेंस पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ये तो कोई भी कर लेता है, समझ गए? और फिर भी आपको डिटेल चाहिए तो मेरे पास पुराने वीडियोस पढ़े ले लेना, अगर आपको मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन वगैरह चाहिए भी कैसे होती है। आ जाओ, एटलीस्ट 2 हेड्स, तो एक बार मेरे को वो सैंपल स्पेस फिर से लिखना पड़ेगा, फटाफट से लिख देते हैं। सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू ट्रिपल एच 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 टी टी एच टी एच एच, then double T H T H T and HTT, then what? TTT। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 हेड्स और एफ है एटमोस्ट 2 हेड्स। तो मुझे बताओ, पहले तो मैथमेटिकल के हिसाब से चलो, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, तो ई के
इवेंट स्पेस क्या होगा, ई का इवेंट स्पेस क्या होगा, कम से कम दो हेड चाहिए आपको, कम से कम दो हेड चाहिए, यानी दो हेड और तीन हेड चलेंगे, यानी वन हेड और जीरो हेड नहीं चलेंगे, यानी वन हेड जीरो। हाँ तो देखो चलो, एटलीस्ट टू हेड्स में पहले टू हेड्स के छांटो, तो टू हेड्स के कौन कौन से, एच टी एच एंड टी एच एच, ये तो हो गए टू हेड्स। अब थ्री हेड्स भी चलेंगे क्योंकि एटलीस्ट कह रहा है, समझ आया खुशी। देन एफ में बताओ क्या है, उसको एटमोस्ट टू हेड्स, अब ज्यादा से ज्यादा दो हेड चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा दो हेड में दो हेड, एक हेड, जीरो हेड, एटमॉस में ज्यादा से ज्यादा टू हेड, यानी कि दो से ज्यादा हेड नहीं चाहिए, यानी तीन हेड नहीं चाहिए, तो एच 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 को छोड़ के सारे, सुनो ध्यान से, एटमॉस टू हेड्स यानी ज्यादा से ज्यादा दो हेड चाहिए, तो दो से ज्यादा नहीं चाहिए ना उसको, यानी उसको तीन हेड नहीं चाहिए, तो एच 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 को छोड़ के सारे, समझ गए ना, यानी पहला छोड़ दूं मैं, बाकी सब कॉपी पेस्ट हो जाएगा, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, एंड देन टी टी टी। एटमॉस में ज्यादा से ज्यादा है ना, तो कम तो चलेगा ना, जीरो हेड भी चलेगा, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए ना बेटा, ठीक है डन। अब इंटरसेक्शन एफ भी बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला याद है आपको, तो दोनों में क्या कॉमन है चेक करो, एच एस टी कॉमन है क्या, कहाँ है, हाँ ये रहा पहले स्टेप, देन एच टी एच है क्या इसमें, एच टी एच भी है, और टी एच एच भी है, बस ट्रिपल एच नहीं। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके चाहिए आपको, इसके और एफ के, ई के तो चाहिए ही नहीं, थ्री, और इसके इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ हो जाएगा सेवन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ बाय फॉर्मूला इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे थ्री बाय सेवन, आप क्या करोगे, थ्री डिवाइडेड बाई एट डिवाइडेड बाय सेवन डिवाइड, अब आप एट से एट काट लो, नंबर से नंबर काट सकते हो भाई, फॉर्मूले में चेंजेस नहीं करोगे, है ना, तो आंसर थ्री बाय सेवन, थ्री बाय सेवन, मैच करो आंसर। चलो अब कॉमन सेंस, मजा ऐसी में आता है ना, क्या कह रहा है, जो हो चुका है पहले उसको देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो ही हेड आए थे, ज्यादा से ज्यादा दो ही हेड आए थे, तो दो ही हेड आए थे मतलब तीन हेड तो नहीं आए थे, तो यानी कि आपका सैंपल स्पेस श्रिंक होके सात सात का ही रह गया, अब सात की दुनिया है हमारी, इस सात की दुनिया में से मुझे चाहिए कम से कम दो हेड, चार, फोर बाय सेवन, अच्छा एच एच एस तो है ही नहीं, यस एच एच एस तो है ही नहीं ना भाई, इसमें से चाहिए मुझे, ये कट गया, ये तो कट गया, ये तो कट गया एक तरीके से, अब इसमें से कम दो हेड चाहिए, तो कम से कम दो हेड इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, कम से कम, सॉरी ये नहीं है, बस दैट्स इट, तो ये तीन ही केस सेलेक्ट होंगे आउट ऑफ सेवन, तो जो कट गया वो टोटल में भी कम होगा और फेवरेबल में भी कम हो सकता है, ठीक है, तो थ्री बाय सेवन इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, एटमोस्ट टू हेड्स, इसी के नीचे कर रहा हूं मैं इसको, है ना, एटमोस्ट टू हेड्स, तो ई बताओ इसमें इस हिसाब से, एटमोस्ट टू टेल से, ओके, तो ई की डेफिनेशन बोलो, ज्यादा से ज्यादा दो टेल चाहिए, तो तीन टेल नहीं चाहिए, यानी टीटीटी को हटा दूं, बाकी सारे एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एंड एच टी टी, फाइन। आगे बोलो एफ क्या है, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल तो चाहिए, तो एक भी चलेगा, यानी जीरो टेल नहीं चलेंगे ना, कम से कम टीटीटी हटा दो, तो उसमें भी वही था, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, कम से कम एक चाहिए, तो दो मिलेगा तो दिक्कत है क्या आपको, तीन मिलेगा तो भी दिक्कत है क्या, कम से कम एक चाहिए, तो सेम टू सेम आएगा, टीटीटी हट जाएगा, अच्छा टेल कह रहा है, सॉरी एटलीस्ट वन टेल, तो उसको जीरो टेल नहीं चाहिए, उसको एच 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 नहीं चाहिए, तो बाकी सब चाहिए, तो ऊपर में टीटीटी नहीं चाहिए था, इसमें एच 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 नहीं चाहिए, तो शुरू हो जाओ यहां से लेके यहां तक, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, एंड टी टी टी, तीनों टेल भी चलेंगे क्योंकि उसको कम से कम एक टेल चाहिए था, तो तीन टेल में तो उसके लिए एक तरीके से लॉटरी लग गई है ना, ए इंटरसेक्शन एफ, करो इंटरसेक्शन कराओ दोनों का, तो छह एलिमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि उसमें ये नहीं है और इसमें ये नहीं है, बाकी ये छह इसमें भी हैं और ये छह इसमें भी है, समझ गए, तो बना दो इंटरसेक्शन एच एच टी, टी एच, टी एच एच, टी एच टी, दैट्स इट,
HTT भी आएगा, HTT। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन एफ कितने हो गए? 6। और दूसरा किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए आपको? एफ के चाहिए, ई के निकालने की जरूरत ही नहीं, वो फॉर्मूले में कहीं आता ही नहीं है। तो ये हो गया 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ यहां से हो जाएगा 6/7। आंसर तो पता है, बट हमको फॉर्मूले में सेट करना है उसको। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। फाइन। तो इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6/8। ओ हाँ सही है, 6/8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 8 ही है ना। 7/8, 8 से 8 कट के आंसर 6/7। देखना आंसर। 6/7, उसका 3/7, पहले का जो भी आया था, तीनों मैच हो गए। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कर दूं डिलीट? टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? अपन कम से कम 10 करेंगे। अच्छा, अपन 10 करने के टारगेट करेंगे। टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, दो कॉइन्स को एक बार उछाला गया। तो टेल मी, टीसी हो गया तो है ना, 3 कॉइन से 2 कॉइन पे आ गया, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? HH, HT, TH एंड TT। फाइन। स्टेप्स लिख ही दोगे आप छोटे मोटे। हेयर एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस या टॉसिंग 2 कॉइन्स वंस। मैंने बताया था आपको, दोनों एक ही बात है। दो कॉइन्स को एक बार साइमल्टेनियसली उछालना और एक कॉइन को अलग अलग करके 2 बार उछालना, दोनों एक ही बात है, एक ही सैंपल स्पेस, एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा ना। ठीक है। सो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस हो गए आपके 2 × 2 4। 2 बार उछाल रहे हो तो 4। ठीक है। अब ई क्या है? टेल अपियर्स ऑन वन कॉइन। ध्यान से देखना, ई क्या है? टेल अपियर्स ऑन। एक कॉइन पे टेल आना चाहिए, वो किस पे आना चाहिए वो आपकी इच्छा है। तो बताओ। टीटी में तो दोनों में आ गया ना, एक पे आना चाहिए बस। अब ये लैंग्वेज है, मैंने क्या कहा था? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। समझ आया खुशी? नींद आ रही है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी टुडे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी टुडे? नहीं, कंडीशनल नहीं, मैं टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ। क्या संभावना है कि प्रोबेबिलिटी आज समझ में आ जाएगी आपको? 100%? वाई 90%? 100? 1%? अच्छा ठीक है, ओके। सो आ जाइए। अब एक कॉइन पे टेल चाहिए, एक कॉइन पे, वो किसी पे भी ले लेना, दोनों में मत लेना। ठीक है ना? तो HT एंड TH। अब ये डिफरेंस होता है, एटलीस्ट 1 कॉइन होता तो फिर TT भी आता, लेकिन उसने एग्जैक्ट 1 बोला है तो 1 1 पे ही चाहिए आपको, है ना, 2 पे नहीं चाहिए। ठीक है। एफ देखो, 1 कॉइन शोज हेड। अब इनमें से एक कॉइन को हेड भी बताना है, एक को ही बताना है बस, है ना। तो HT और TH सेम सेम हो गए तो इंटरसेक्शन जब सेम सेम है तो सेम ही आएगा, तो 1 आएगा आंसर। फिर तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, HT एंड TH। नाउ व्हाट? अब आपको क्या चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, है ना। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहां से इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 आ चुके हैं, और वहां से उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 2 आ चुके हैं। ई के निकालने की जरूरत होती नहीं है। सो 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 4, और डिवाइडेड बाय 2, सब कुछ कट के आंसर इस 1। चेक करो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चेक करो, बनेगा। ठीक है, कॉमन सेंस से देखें इसको। देखो, ये कहता है कि दोनों कॉइन्स में से एक ने हेड दिया होगा, तो अब दोनों कॉइन्स में से किसी एक ने हेड दिया होगा तो दूसरे ने टेल ही दिया होगा। कोई कबूतर तो देगा नहीं, क्योंकि सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल ही आएगा, कबूतर तो आएगा नहीं, जादूगर तो है नहीं हुआ ना। तो अगर एक कोई ने हेड दिया होगा तो दूसरे ने टेल ही दिया होगा, तो दूसरा कह रहा है कि अब बता, दूसरे ने टेल दिया होगा तो 100% ही दिया होगा ना, और क्या देगा भाई? 2 कॉइन है, वो कह रहा है एक कॉइन ने टेल दिया होगा। ये तो हो चुका है, इतना तो हो चुका है। तो ऑब्वियसली अब दूसरे के पास क्या ऑप्शन, हेड देने के अलावा? तो 100% प्रोबेबिलिटी है दूसरे ने हेड ही दिया होगा। समझ गए? चलो। नो टेल अपियर्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसको डिलीट कर देता हूं मैं। नो टेल अपियर्स और नो हेड अपियर्स। अच्छा जी, ये कहता है कि कोई भी टेल नहीं आना चाहिए, वो कहता है कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। तो कोई भी हेड नहीं होने का काम तो हो चुका है, एफ तो हो चुका है। एफ की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, प्रोबेबिलिटी तो आज भी ई की चाहिए, बट एफ हो चुका है ना।
ये काम तो चाहिए और ये काम हो चुका है। तो मैथमेटिकली देखें कॉन्सेप्ट वाइज, तो नो टेल अपियर्स, कोई भी टेल नहीं आना चाहिए, कोई भी टेल नहीं आना चाहिए, तो एच एच, तो जीरो होगी इसकी प्रोबेबिलिटी तो शायद। देखते हैं। और एफ क्या कहता है, नो हेड अपियर्स, नो हेड अपियर्स, कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, टी टी, ठीक है ना। और इंटरसेक्शन वही, क्या हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो फाई होगा, ठीक है ना। लिखने का तरीका क्या हो जाएगा भाई, ट्वेल्थ में हो बेटा, स्कूल लेवल पे नहीं चेक होंगी कॉपियां, एडवांस टीचर्स चेक करेंगे, वो भी चेक करेंगे कि इंटरसेक्शन एफ जीरो कैसे लिख दिया है। इंटरसेक्शन एफ तो एक सेट है फाइव, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो होंगे, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू जीरो, और इसके वन, इसके तो क्यों निकालें, जरूरत ही नहीं है। सो हम क्या कर देंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं नंबर वाला फॉर्मूला ही नहीं लगाना, भूल जाओ, वो बिल्कुल रेयर केस जब जरूरत उसके बिना काम नहीं हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ कैसे निकालेंगे, 0/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, 1/4, सो आंसर विल बी 0। ठीक है। अब कॉमन सेंस से आ जाओ, उसने कहा था कि कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, तो सारे टेल आए होंगे ना। अब दूसरा कह रहा है कि कोई भी टेल नहीं आना चाहिए, अरे कैसे नहीं आना चाहिए, सारे आएंगे कुछ तो आएगा ही, सही ना। भाई खुशी ने कहा कि मेरे को तो हेड नहीं चाहिए, और मैं खुशी कहेगी मेरा इवेंट तो हो चुका है, तो अब तनिष्क कहेगा मुझे टेल नहीं चाहिए, तो अब तेरा इवेंट नहीं हो सकता अब तेरा इवेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसका हो चुका है, समझ गए। डन, तो जीरो प्रोबेबिलिटी हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, तो ऐसे कॉमन सेंस से कनेक्ट करते हुए चलना पूरी एक्सरसाइज को आखिरी तक। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, अब डाई को 3 बार उछालते हैं, तो एक क्वेश्चन बना था हमारा 216 सैंपल्स पॉइंट्स का, है ना। तो वो 216 तो नहीं लिखेंगे, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल है लिखना, है ना। 36 लिखते थे हम मुश्किल से, है ना। 216 कैसे लिखेंगे, तो फिर भी एक हिंट ले लेते हैं कि हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ थ्रोइंग अ डाई 3 टाइम्स। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर 3 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा वो मत बताओ, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस तो बोल सकते हो, 6 × 6 × 6 यूजिंग द प्रोबेबिलिटी, क्या कहते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 216। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो ई और एफ तो देखते हैं क्या है। ई क्या है, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टोस, तो नहीं, नहीं बना सकता, है ना, बना ही नहीं सकता। एक पेपर के एग्जाम पेपर में तो नहीं बना सकता, दिन भर 2-3 दिन फ्री है, हफ्ते भर में बना दिया तो एक अलग बात है ना। छुट्टी पे गया हुआ है कहीं, और छुट्टी पे बैठे बैठे बोर हो रहा है तो बना दिया तो ठीक है ना। या फिर सपोज करो किसी को पनिशमेंट दे दी कि एक कमरे में बंद कर दिया, वो क्या करे, तो बैठे बैठे सैंपल्स पे से बना दे दीवारों पे लिख दे, पूरा साइंटिस्ट बन जाए, वो एक अलग बात। ठीक है चलो, तो ई क्या है, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टोस्ट। अब ये भी नहीं बना सकते आप, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टोस्ट के भी 36 बनेंगे, पता है, बना तो सकते हो मतलब, लेकिन ये भी क्यों बनाना। तीसरी देखो मेरी बात सुनो, 3 टॉस है, तो 2 टॉस के 36 होते थे, तो 2 टॉस के 36 होते थे, तो अब 3 के 216 आ रहे हैं, लेकिन तीसरे को फिक्स कर दिया ना, तीसरे को फिक्स कर दिया, क्या भाई 4 ही लाना है तेरे को। तो अब जो चेंजेस होंगे वो तो पहले दूसरे में होंगे, तो एक तरीके से 2 टॉस करने का ही तो क्वेश्चन बन गया। तीसरे में तो 4 4 4 4 4 4 फिक्स है, एक तरीके से 36 एलिमेंट्स आप बना तो सकते हो, बट फिर भी हम क्या बनाएंगे इसमें, नहीं बनाएंगे। हम इसको इस तरीके से स्मार्टली प्रेजेंट करेंगे कि देखने वाला समझ जाएगा। कैसे, देखो 4 तो तीसरे पे फिक्स है, पहले दूसरे को चेंज करना है, तो 1,1,4, 4 तो तीसरे में फिक्स है ना, फिक्स है ना। ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा, अब 1 1 को चेंज करते जाओ, तो 1 1 की जगह 1 2 1 3 1 4, 1 1 की जगह 1 2, तीसरे में तो 4 फिक्स है ना, फिर 1 3, तीसरे में तो 4 फिक्स है ना, 1 4 4 1 5 4 एंड 1 6 4, समझ आया। अब सेकंड रो कैसे बनेगी, 1 वाली रो खत्म हो गई ना, 1 1 1 1 1, तो अब सेकंड वाली रो कैसे बनेगी, 2 1 4 2 2 4, सारे थोड़ा बनाने हैं, बस एक हिंट चाहिए था, लास्ट एलिमेंट बोलो, 2 6 4, है ना। अब क्या कॉलम भी सारे बनाने के अच्छे ना, आखिरी कॉलम पे आ रहा हूं देखो मैं सीधे ही, 6 1 4। तो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं एग्जाम में, ताकि हमारा काम भी हो जाए, आएंगे तो 36 ही, लेकिन 36 भी पूरे बनाने की जरूरत नहीं है, स्पे टाइम हो तो बना देना ना। ठीक है, तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा बताओ, 6 6 4। सो ये हमारा ई का इवेंट स्पेस यहाँ पे खत्म होता है, बोलो समझ आया अच्छे से। नाउ व्हाट, एफ का भी बनाओ, एफ का होपफुली छोटा, ये देखते हैं फिर भी। एफ क्या कहता है, 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टोस। अच्छा ये लो साहब, पहले 2 टोस पे फिक्स कर दिया, तो अब 6 ही केस बनेंगे तीसरे वाले के लिए, है ना। तो पहले पे 6 और दूसरे पे 5 फिक्स है,
तो 651 652 653 654 655 अच्छा, कोई ये कहता है कि सर है ना, अब देखो बीच में आपने पूरे एलिमेंट्स ऊपर तो लिखे नहीं, तो अब इंटरसेक्शन करने में दिक्कत नहीं आएगी क्या? तो बेटा अगर तू इतना नहीं पकड़ सकता ना, तो तू लिख के भी नहीं पकड़ सकता, लिख वाले। तू अगर अगर तू इस इतने कॉमन सेंस में नहीं पकड़ सकता 12th क्लास में बैठकर भाई इसके बीच के क्या एलिमेंट्स रहे होंगे जो इंटरसेक्शन में आ सकते हैं, अगर तू ये नहीं कैच कर पा रहा ना, तो तू 36 लिख दे। तू 36 लिखने के बाद भी नहीं पकड़ पाएगा, तो वो कंफ्यूजन तेरा तभी भी चलता रहेगा, सब देखो सेम सेम एलिमेंट्स दिखाई देंगे। उल्टा 36 लिखने के बाद कंफ्यूजन बढ़ जाता है, सब सेम दिखाई देता है। ठीक है ना, तो लॉजिक से पकड़ना है, लॉजिक से। प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट लॉजिक। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ये तो चाहिए होगा है ना। तो देखो, अब आप ऐसे देखो, 6 से स्टार्ट होने वाली सीरीज है ना, तो मैं स्टार्टिंग से लेके 5 को देखूं ही क्यों, मैं तो 6 वाली देखूंगा। अच्छा, 6 में भी 6 5, तो 6 5 कहाँ आया होगा, यहाँ पे कहीं आया होगा 6 5 4, 6 5 4 6 5 4, बस दैट्स इट, और कुछ निकलेगा ही नहीं है ना। 6 5 4, बताओ ऐसे लिख दूं तो सही है क्या? ऐसे ऐसे लिख दूं सही है? ये ब्रैकेट तो बनाया नहीं भैया, ये एक एलिमेंट है। अगर मैं ऐसे नहीं लिखता हूं ना, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं ना बेटा, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो गए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो गए। अब ये एक एलिमेंट है, तो एक एक छोटे से छोटे ब्रैकेट के मार्क्स कट भी सकते हैं, लगाने के नहीं लगाने के मिल भी सकते हैं, जो भी है जैसा जैसा है। ठीक है, समझ गए? चलो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, अब तो कुछ बचता ही नहीं इसके बाद तो, और फिर एक बार लॉजिक बेस पे भी चलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ समझ में आ रहा है अच्छे से? हो सकता है कल की इंट्रोडक्टरी क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगी हो, क्योंकि क्या है, असली मजा प्रोबेबिलिटी का तो क्वेश्चंस करने में ही है ना। 1 डिवाइडेड बाय इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने 216, और एफ के यहां से निकालो 6 थे ना, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इक्वल टू 6, तो ये 6/16 216, आंसर इज 1/6। चलो लॉजिक बेस पे आओ। एफ तो हो चुका है, यानी 6 और 5 तो आ चुके हैं, उसको क्या चाहिए? 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। तो मेरी बात सुनो, पहले दो पे तो फिक्स कर दिया एफ ने, खुशी ने तो फिक्स कर दिया कि पहले दो पे तो ये है, तेरे को जो चाहिए तीसरे पे ले तू। अब तनिष को चाहिए तीसरे पे 4, तो 1/6 ही तो चांसेस है, क्योंकि तीसरे पे आने के अब 6 केसेस हैं, उसमें तेरे को 4 चाहिए 100%, 1/6। पहले दूसरे को देखना नहीं है, समझ गए ना? तो श्रिंक हो गया मेरा सैंपल स्पेस, ऐसे था 1 2 3 4 5 6, 6 रोज का था, 5 तो खत्म हो गए, मेरी जिंदगी केवल छठे रो पे टिक गई, उसमें से एक केस चाहिए तो 1/6। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सपोज करो कि एक फैमिली पिकनिक पे गई, फादर मदर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। फैमिली पिक्चर के लिए लाइन अप होते हैं, लाइन अप मतलब एक लाइन में खड़े होते हैं, 3 लोग हैं, तो 3 लोग एक लाइन में कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं? 9 तरीकों से, 27 तरीकों से। 3 लोगों को, 3 लोगों को 27 तरीकों से खड़े कर सकते हो? 6 तरीके से, यस, 6 तरीकों से खड़े कर सकते हो, 3 × 2 × 1। देखो पहली पोजीशन पे 3 लोग आ सकते हैं, दूसरे पे 2 आ सकते हैं, तीसरे पे 3 × 2 × 1, और उसमें देखें तो 3C1, 3C1, यस 3C1। ठीक है ना, 3C1 करेंगे तो ये तो आएगा 6, नहीं 3C1 नहीं, 3C1 थोड़ा ना होगा, 3P1 होगा ना, परमुटेशन चाहिए ना, सिलेक्शन थोड़ा चाहिए। एक पोजीशन पे तो फिक्स है ना, सीक्वेंस मैटर कर रहा है ना, जहां सीक्वेंस मैटर करता है वहां परम्यूटेशन होता है। 3C1 में तो 3 आंसर आ गया है ना, तो उसमें 3C1 का मतलब हो गया कि आपको सीक्वेंस मैटर नहीं कराना, जबकि आप जब लाइनअप करवा रहे हो तो सीक्वेंस मैटर करेगा, तो 3P1, द आंसर विल बी 6। ठीक है चलो, अब आ जाओ मदर फादर एंड सन। तो मदर को एम कह देता हूँ, फादर को एफ कह देता हूँ, एंड सन को एस कह देता हूँ। तो इसका सैंपल स्पेस जब मुझे पता चल चुका है इस एक्सपेरिमेंट का, मैं लिख दूंगा हेयर इट इज एन एक्सपेरिमेंट इज गिवन अप फॉर लाइनिंग अप ए फैमिली ऑफ 3 मेंबर्स मदर फादर एंड सन फॉर ए फैमिली पिक्चर। ऐसे लंबी सी लाइन बना देंगे, अच्छी सी है ना। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो मदर फादर एंड सन को आपको फिक्स करना है, तो लेट्स से सबसे पहले मैं मदर को इधर फिक्स कर देता हूँ, फादर जैसे दिया हुआ वैसे के वैसे फिट कर देता हूँ। अब एक काम करो, मदर को रहने दो एज इट इज, और उन दोनों को चेंज कर दो SF। ठीक है, चलो, या फिर एक काम करते चलो,
मिडिल पोजीशन से निकालते हैं ना, मिडिल पोजीशन से निकालते हैं। इधर फादर को मिडिल में रखा है, अभी भी फादर को मिडिल में करो, अगल बगल की चीजों को चेंज कर दो, एस एफ। आपको एक लॉजिक तो पकड़ना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तभी आप, अगर आपने अल्टप्पे लिखना शुरू कर दिया ना तो आप कुछ ना कुछ मिस करोगे। कोई भी एक लॉजिक पकड़ के चलो, जैसे मैंने पकड़ लिया, मैं मिडिल को फिक्स करूंगा, तो मिडिल को एक बार फादर को फिक्स करो, मिडिल को एक बार सन को, एक बार, तो उससे आप कुछ भूलोगे नहीं। तो अब फादर को फिक्स कर दिया, तो अब मदर को फिक्स कर दें। तो मदर अगर बीच में फिक्स हो गई तो फादर मदर सन, देन सन मदर फादर। अब बच्चे के बीच में फिक्स होने की स्टोरी, तो सन बीच में, तो फादर सन मदर, और लास्ट हो जाएगा मेरा, लास्ट हो जाएगा मदर सन फादर। इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए मेरे, ये मैंने एन ऑफ एस लिख दिया गलती से, ये तो सैंपल स्पेस है, ये तो क्या है, सैंपल स्पेस है। यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आप ऐसे भी देख सकते हो, 3 into 2 into 1 बोले तो 6। यहां तक क्लियर है। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, मदर फादर एंड सन। अच्छा, ई, ई इवेंट है सन ऑन वन एंड, एफ एम फादर इन द मिडिल, ठीक है ना। तो ई इवेंट के सैंपल इवेंट पॉइंट्स बताओ या सैंपल पॉइंट्स बताओ, कि एक एंड पे, यानी कि बीच में नहीं होना चाहिए सन, सन बीच में नहीं होना चाहिए, तो आखिरी के दो हटा दो, एम एफ एस, एस एफ एम, एफ एम एस। अच्छा, जब अपन लेटर्स लिखते हैं तो इनके बीच में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। जब नंबर्स लिखते हैं, जैसे अभी पिछले में 1,1,2 नंबर्स थे ना, क्योंकि अगर मैं उनको कॉमा नहीं लगाऊं तो 112 रीड कर लेगा ना कोई उसको, 1,1,2, तो वहां पे कॉमा लगाने की जरूरत होती है, लेटर्स में जरूरत नहीं होती। एफ एम एस, और क्या बचा, एस एम एफ। फाइन। फादर इन द मिडिल के शुरू के दो केसेस हैं, है ना। फादर इन द मिडिल के शुरू के दो केसेस कौन कौन से हैं, एम एफ एस एंड एस एफ एम। तो इंटरसेक्शन कर दो इनका, सो ई इंटरसेक्शन एफ, बोलना, एम एफ एस एंड एस एफ एम दोनों हैं ऊपर, शुरू के दो में दिख गए, एम एफ एस एंड एस एफ एम, तो वन प्रोबेबिलिटी आ गई है ना। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ आ गए कितने, दो। और यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ आ गए, ये भी दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ by conditional probability formula, it is probability of E intersection F divided by probability of F। तो इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बोलो, 2/6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, और इसकी भी 2/6, तो आंसर इज 1। 100% प्रोबेबिलिटी आई, कैसे आई, देखो क्या तो हो चुका है भाई, डिसाइड कर लिया फादर ने कि मैं तो बीच में ही रहूंगा, मुझे अगल बगल में डर लगता है, तो फादर बीच में फिक्स हो गए। अब फादर बीच में फिक्स हो गए तो बेटा कहेगा मैं एक किसी भी एक एंड पे रहूंगा, तो वैसे भी तो एक ही एंड पे रहना है, रह ले दोनों खुश हो, ठीक है ना। फादर ने अगर मेरे को खुद को बीच में फिक्स कर दिया, तो सन ऑन वन एंड रहेगा नहीं रहेगा, 100%। बोलो, खुशी नहीं समझ आया। पापा ने कह दिया मैं तो बीच में रहूंगा, तो अब बेटा जिद कर रहा है कि मेरे को किसी एंड पे रहना है, तो उसकी जिद तो ऑटोमेटिकली पूरी हो गई ना, 100% वो तो किसी एंड पे ही रहेगा, क्योंकि बीच में तो फादर ने फिक्स कर दिया, या तो सन इस एंड पे रहेगा या इस एंड पे रहेगा, तो 100% प्रोबेबिलिटी फिर तो सन को एंड पे रहना ही पड़ेगा, इसलिए आंसर क्या आया मेरा, 1 आया। समझ आ गई। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं, 10th कर दूं डिलीट। आज किसका प्रैक्टिकल है, मतलब प्री बोर्ड किसका है, ओके। अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस इज रोल्ड आउट, ठीक है। अब मेरे पास दो डाइस हैं, एक तो ब्लैक है और एक रेड है। अब ब्लैक और रेड दो डाइस रोल करेंगे तो 36 आउटकम्स होंगे, तो आपको फिक्स करना पड़ेगा कि या तो पहला ब्लैक दूसरा रेड, या फिर पहला रेड दूसरा ब्लैक, उसको फिर कंटिन्यू पूरे क्वेश्चन में ऐसे कंटिन्यू करोगे आप। तो पहला ब्लैक और दूसरा रेड फिक्स कर दूं मैं, तो हल्का सा सैंपल स्पेस बनाओ, चाहे पूरा मत बनाओ। तो बोलो क्या बनेगा इसका सैंपल स्पेस, हाँ सैंपल स्पेस बताओ, दो डाइस को रोल करोगे तो वही 1 1 1 2 1 3, पूरा मत बनाओ, चाहे से थोड़ा हिंट ले लो। अच्छा, जब अपन डॉट 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 लगाते हैं तो याद रखना डॉट 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 के बीच का कनेक्शन में लिखना होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज में सीखा है अपन ने। तो यहाँ पे कॉमा से एंड हुआ है तो कॉमा से स्टार्ट होगा, अगर हम नहीं लिखते हैं तो वो भी गलती है, ठीक है ना, वो नहीं लिखते हैं तो भी गलती है। सपोज करो सम कर रहा हूं मैं, 1 + 2 + 3 और अप टू मुझे 10 तक सम करना है, तो कैसे लिखूंगा, प्लस लगा के छोड़ दूंगा, डॉट 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 लगाऊंगा, उठाऊंगा भी प्लस से ही, उठाऊंगा भी प्लस से, और कॉमा से एंड कर रहा हूं तो कॉमा से छोड़ूंगा, ठीक है। तो आखिरी वाला बोल दो बस आप, 1,6, ठीक है। और ऐसे करते करते फिर 2,1 एक सीरीज और बनाओ, फिर आखिरी बना दो 2,2 2,3, और ऐसे करते 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 2,6, और ऐसे करते करते नीचे आखिरी बना दो 6,1 6,2 6,3, और ऐसे करते करते करते
डायरेक्ट ये भी क्या हो जाएगा 6, तो शॉर्ट में ऐसे अपन सैंपल स्पेस बना के आ सकते हैं, ये अलाउड है क्लास 12th में, है ना। 10th में तो लिखना पड़ता था इसको पूरा, ठीक है, क्योंकि सेट थ्योरी पढ़ ली ना अपन, तो सेट थ्योरी में अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज को फिक्स करना पड़ेगा ना, पहला कौन सा दूसरा कौन सा, तो लेट से मैंने पहला वाला तो फिक्स कर दिया, क्या है, ब्लैक। पहला वाला डाई कौन सा है, मतलब पहला वाला आउटकम किसका है, ब्लैक डाई का है, और दूसरा वाला किसका है, रेड का, ब्लैक एंड रेड, फिक्स कर दिया नहीं मैंने। तो अब आपको टिल द एंड इक्वेशन में यही मानना है पहला ब्लैक, या फिर अगर आप उल्टा करना चाहते हो तो टिल द एंड फिर वही मानना पड़ेगा, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ से, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। आपको 9 से बड़ा सम चाहिए, गिवन दैट क्या है कि ब्लैक डाय में 5 आया था, तो जो गिवन दैट है उसको एफ मानो, जो आपको चाहिए उसको ई मानो। तो आपको क्या चाहिए साहब, सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा सम चाहिए, तो उसको ई मानना है। अब हमने 10th में क्वेश्चन किया था, जब अपन दो डाइस को रोल करते हैं तो उन दोनों पे जो नंबर्स आते हैं उनका सम क्या क्या हो सकता है, 2 से लेकर 12, क्या क्या सम हो सकता है, दो दो सम आ सकता है, 3 सम आ सकता है, 4 सम आ सकता है, और अप टू 12। 12 से बड़ा सम नहीं आ सकता और 2 से छोटा सम नहीं आ सकता, ठीक है। आपको कौन सा सम चाहिए, 9 से बड़ा, तो 9 से बड़ा के क्या क्या चांसेस हो गए, 10, 11, 12। तो आप सम 10 लाने के चूज कर लो, सम 11 लाने के चूज कर दो, सम 12 लाने, समझ आया। चलिए, तो ई इवेंट इज डिफाइंड एज, मैं लिख दूंगा हेयर इवेंट ई। अच्छा, ई इवेंट डिफाइन नहीं है, आपको डिफाइन करना है। देखो उसने क्या कहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर, तो आपको इस इवेंट को ई मानना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी है ना, मैं क्या लिख दूंगा, लेट इवेंट ई बी, लेट द इवेंट ई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहली बार आ रहा है तो बता देते हैं, लेट द इवेंट ई बी दैट दैट, पहले डिफाइन तो करो, वी ऑब्टेन ए सम, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो डिफाइंड थे ना सारे सारे, अभी डिफाइन नहीं, ए सम ग्रेटर देन 9, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से ई इवेंट के आपको बताने हैं इवेंट पॉइंट्स, तो बताओ तनिष, आपको 9 से बड़ा सम चाहिए, तो 9 तो नहीं चाहिए, 10 चाहिए, तो 10 से स्टार्ट करो। 10 सम लाने वाले कौन कौन से केसेस होंगे, डायरेक्ट फोर्थ रो पे आओ, 4,6 देगा 10 सम, फिर 5,5 देगा, फिर 5,6 नहीं, 5,5 6,4 देगा, तो 10 सम का काम हो गया। नाउ द सम शुड बी 11, 11 लाने के लिए क्या करूंगा मैं, 5,6 एंड 6,5, ठीक है, और सम 12 लाने के लिए बोलो 6,6, दैट्स इट, दैट इज इट, ठीक है। एफ क्या कह रहा है, जो हो चुका है इवेंट, तो उसको क्या मान लूंगा मैं, लेट द इवेंट एफ बी, जो हो चुका है, बताओ क्या हो चुका है, लेट द इवेंट एफ बी दैट, बोलो क्या हो चुका है, ब्लैक डाय में रिजल्ट आया 5, ब्लैक डाय रिजल्टेड इन 5, यानी ब्लैक कौन सा था, पहला वाला, तो पहले वाले में तो 5 आ चुका है, फिक्स है, तो पहले वाले में 5 आ चुका है, यानी 5 वाली सीरीज, 5 वाली सीरीज, यानी कि सो एफ के इवेंट स्पेस बनेगा 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड फाइनली 5,6, ठीक है बेटा। अब सुनो, अब आपको इंटरसेक्शन एफ भी बनाना पड़ेगा, दोनों में क्या कॉमन है, एक ही, दोनों में क्या कॉमन है, तो 5 वाली सीरीज से ले लो ना, 5,6 कॉमन है और 5, ये दोनों, तो 5,5 एंड 5,6। अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से सेट के देखने, एक तो इसके देखने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ के देखने, कितने आए, 2, और एफ के देखने, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने आए, 6 आए, ठीक है। सो अब आपको पूछा क्या है उसने, तो आप एक लाइन लिखोगे, नाउ the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5 is given by, इस ये पूरी लाइन लिखेंगे, is given by, this probability is given by p on f, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, this probability is given by p on p probability of e on f which is equal to probability of e intersection f, probability of f। सो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स है, 2, और टोटल कितने थे यहां से निकाल लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 36, तो 2 डिवाइडेड बाय 36, और एफ में कितने एलिमेंट्स है, 6 डिवाइडेड बाय 36, तो 2/6 यानी 1/3, ठीक है। कॉमन सेंस पे आओ, अगर आपको मैं कह दूं कि पहले डाय पे तो 5 आ ही गया था, वैसे तो 36 का स्कोप था, पहले पूरी दुनिया क्या थी, 36 सैंपल पॉइंट्स में थी हमारे लिए इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, लेकिन मेरे को कहीं से हिंट मिला, जैसे नहीं एग्जाम में हिंट मिलता है कि ये तो हो ही गया, फिल्टर जैसे अपन वो नहीं करते, केबीसी खेलते हैं, 4 ऑप्शन है, तो अपन 50-50 लाइफ लाइन ले लेते हैं,
तो 2 एलिमिनेट हो जाते हैं, तो अब थोड़ा काम आसान हो जाता है। ऐसे ही करते हैं ना। तो अब 36 था पहले, अब 36 में से सिलेक्शन करना था, लेकिन मेरे को एक हिंट मिला, एफ इवेंट हो चुका है। एफ इवेंट क्या था कि पहले में तो 5 आना फिक्स है, तो मेरा सैंपल स्पेस 36 में से 6 का ही रह गया। पहले में 4, 1 2 3 4 और पहले में 6, ये रोज हट गई, श्रिंक हो गया, मेरा सैंपल स्पेस केवल वही रह गया। अब इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या, कि आपको सम ग्रेटर देन 9 चाहिए। तो फिफ्थ रो में सम ग्रेटर देन 9 दो बार आता है, 5,5, 5,6। तो 2 आउट ऑफ 6 यानी 1/3 इज द आंसर। 2 आउट ऑफ 36 नहीं, अब 2 आउट ऑफ 6। अगर वो एफ इवेंट नहीं होता तो फिर आंसर कुछ और होता। तो इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लें इसी का, इसी सैंपल। हाँ, पढ़ तो लो। हाँ, आप कर लाना चाहे से पढ़ लो एक बार। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। अब सम 8 चाहिए आपको, और ऑलरेडी क्या गिवन है कि रेड रेड सेकंड वाला डाय था, उसमें क्या आ चुका है, नंबर लेस देन 4। 4 से छोटा नंबर सेकंड में आना है, यानी 1 2 3 आना है। तो 1 2 3 आना है, तो 36 में से 18 रह गए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 4 से छोटा लाओगे तो 18 रहेगा। यानी कि सेकंड वाला डाय था ये रेड वाला, है ना। तो सेकंड डाय पे 1 आना, सेकंड डाय पे 2 आना और सेकंड डाय पे 3 आना, ये वाला हमारा सैंपल्स को श्रिंक होकर रह चुका है। अब उसमें से भी नंबर क्या चाहिए, 8 से बड़ा। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या सुनो इधर सुनो, तभी तो कहता हूं देख लो। इवेंट इवेंट स्पेस ई बताओ, आप तो पहले सम ग्रेटर देन 8 बताओ, सम ग्रेटर देन नहीं सम, अच्छा एग्जैक्ट 8 चाहिए। ऑब्टेनिंग द सम 8, एग्जैक्टली 8 आने के चांसेस क्या है, 2,6, 3,5, 4,4। रुक तो जाओ, एक बार ई का बना रहा हूं मैं, है ना। और उसके बाद 5,3, 6,2। ये तो जनरली होता मेरा आंसर। अगर मेरे को 8 सम लाना होता तो 1 2 3 4 5, 5 डिवाइडेड बाय 36 मेरा आंसर हो जाता। लेकिन एफ इवेंट हो चुका है। एफ इवेंट क्या था कि लेस देन 4 है, तो लेस देन 4 है मतलब 1,1 1,2 चलेगी, 2,1 2, चलेगी, 3,3, लेकिन जिसमें 4 से बड़ा नंबर आ रहा है सेकंड वाइल में, वो नहीं चलेगी। तो वो नहीं चलेगी, तो मैं दैट मीन्स ये नहीं चलेगी, बस यही तो नहीं चलेगी। और लेस देन 4 है तो ये भी नहीं चलेगी, तो सेकंड, अच्छा ये भी नहीं चलेगी, तो केवल यही आंसर आ गया। यही तो हुआ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में 2 एलिमेंट्स हो गए हमारे, है ना। ई इंटरसेक्शन एफ में हमारे 2 एलिमेंट्स हो गए, 5,3 एंड 6,2। आउट ऑफ हाउ मेनी, 36 नहीं, 18 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ हो जाएगा, क्योंकि फिल्टर हो गया ना वो। तो 2 डिवाइडेड बाय 18, आंसर मैच करो 1/9 आ रहेगा। तो इस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में किया है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मांग लेना, है ना आगे। ओके, एनी वन ऑफ यू। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस किया आज हमने। बाकी क्वेश्चंस कल एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर हिंदी। हिंदी बड़ी खतरनाक होती है ना।